नमस्कार, आदाब, मैं हुसैन रिजवी। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी में कोई देर में है जाने वाला। दुनिया से आना जाना तो अपनी जगह है, लेकिन कोई हमारे यहां आए और लौट के ही ना जाए, या गलत तरीके से हमारे यहां घुस आए, मतलब यह कि घुसपैठिया। यह संकट तो वाकई बड़ा गंभीर है। मामला और तब गंभीर हो जाता है जब देश के माननीय प्रधानमंत्री इसे एक साजिश के तौर पर देख रहे हो। मौका जश्न आजादी का था। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे और पूरा देश उन्हें बहुत गौर से सुन रहा था। ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई तो सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान हुआ। 2035 तक देश को और मजबूत करने की बात हुई। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लॉन्च की, जिससे 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। डबल दिवाली गिफ्ट का ऐलान हुआ। सेमीकंडक्टर मिशन की कहानी भी सुनाई। प्रधानमंत्री ने 103 मिनट लंबा भाषण दिया, लेकिन इस भाषण में कुछ ऐसा भी था जिसे लेकर काफी बात हो रही है। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। पीएम ने कहा कि घुसपैठिए हमारे लोगों की रोटी और रोजगार छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने इसके खिलाफ डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया, लेकिन विपक्ष ने इसे देश का नहीं, राजनीति वाला भाषण करार दिया है। और सवाल तो यही है कि क्या वाकई देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है? देश की डेमोग्राफी बदलने वाली साजिश आखिर कौन कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो लोग ये पूछ रहे हैं कि कहीं डेमोग्राफी के बहाने मुसलमानों को टारगेट तो नहीं किया जा रहा। आज इन्हीं सवालों के हम जवाब तलाशेंगे कुछ बहुत खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवा देते हैं। बाईं तरफ से शुरुआत करते हैं। स्वागत कीजिए सत्य प्रकाश मिश्रा जी का। आप जेडीयू की नुमाइंदगी करेंगे आज। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनके ठीक बराबर में खड़े हैं चंद्र मोहन शर्मा जी। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और प्रोफेसर अनवर पाशा, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं। AK वाजपेयी साहब का स्वागत कीजिए। LJPR के प्रवक्ता के तौर पर आज वो डिबेट में शामिल हो रहे हैं। और प्रदीप भंडारी, बीजेपी के प्रवक्ता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री का भाषण सबने बहुत गौर से सुना, लेकिन इस बात को लेकर के बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने भी सवाल किया कि ये डेमोग्राफी की बात करना और उस वक्त करना जब आने वाले वक्त में बहुत जल्द बिहार में चुनाव होने, SIR को लेकर बहुत बात हो रही है, बहुत सारी घुसपैठियों को लेकर के बातचीत हो रही है। प्रदीप भंडारी जी, बातचीत की शुरुआत आपसे ही कर ले रहे हैं। क्या वाकई देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है? और प्रधानमंत्री लाल किले से इस बात को कहें तो उसके पीछे कुछ तो आंकड़े होंगे, कुछ तो स्टैट्स होंगे। हुसैन जी, आपका शो काफ़ी इंटेलेक्चुअल शो है। इस मुद्दे पे मैं पिछले 10 साल से रिसर्च कर रहा हूं और आपके सामने कुछ स्पेसिफिक आंकड़े रखना चाहता हूं। प्लीज। इस देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट 16.8% है और मुस्लिम्स की ग्रोथ रेट 24.6% है। मुसलमानों की ग्रोथ रेट से दिक्कत तब नहीं होती जब घुसपैठियों की ग्रोथ रेट 33% अलग अलग स्थिति और अलग अलग राज्यों के अंदर है। असम जब देश आजाद हुआ था उसके समय में एक हिंदू मेजॉरिटी था जिसमें 73% हिंदू थे, 24% मुसलमान थे। प्रोजेक्टेड ये है कि 2050 तक हिंदू असम के अंदर माइनॉरिटी हो जाएंगे, 48% हो जाएंगे और मुसलमानों की संख्या 52% हो जाएगी। और असम में पहली घुसपैठ 1962 के समय हुई थी और अभी तक चली आ रही, बेशक रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गए। बंगाल के अंदर हिंदुओं की बढ़ रही आबादी का जो रेट है, मुसलमानों की जो आबादी थी वो 8% के अराउंड हुआ करती थी, आज 30% क्रॉस कर चुकी है। झारखंड के अंदर जहां आदिवासी समाज 35% के ज्यादा हुआ करता था, आज स्थिति यह है कि आदिवासी समाज की जनसंख्या 24% रेफरेंस के तौर पर आपने आंकड़े रख दिए। मुसलमान समाज की आबादी जो है 27% अब इसको मैं इसमें बताना चाहता हूं दिक्कत क्या है, मैं बताता हूं। इलाज पे आइए जरा। मैं बताता हूं। इलाज ये है कि जो घुसपैठिए अलग अलग देश के अगल कोनों से आए हैं, देश के बाहर के कोनों से आए हैं, मान लीजिए बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, अलग अलग जगह से आए, जो इस देश का मूल निवासी नहीं है, उसको इस देश पे पहला हक नहीं। इस देश पे हक भारतीयों का है, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, घुसपैठिए का नहीं है। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। इससे लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है हुसैन जी। मतलब मैं मुर्शिदाबाद में 1951 में, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, मुसलमानों की जनसंख्या 45% थी, आज 65%। और क्या आप जानते हैं पिछले 50 साल में एक भी बार हिंदू माइनॉरिटी मुर्शिदाबाद से चुना ही नहीं गया है।
तो मतलब क्या हो रहा है, जहां घुसपैठिए ज्यादा बढ़ रहे हैं और आबादी बढ़ा रहे हैं भारत के मूल निवासियों की नहीं, हिंदू मुसलमानों की नहीं, वहां ये लोकतंत्र पे भी फर्जी कार्ड लेके वीटो कर रहे हैं। ऐसी हालत दुबरी की है, ऐसी हालत मलापुरम के अंदर है। सोचने की बात हुसैन जी ये है कि जहां हिंदू माइनॉरिटी हो जाता है वहां हिंदू क्यों नहीं चुन के आ रहा है। लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने भी 2024 में। ठीक है, ठीक है। शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि डेमोग्राफी को लेकर के जो प्रधानमंत्री ने कहा वो एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वहां से कम लाल के प्राचीर से ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए थी। मुद्दा इतना बड़ा है, इतना गंभीर है, देश के लिए इतना बड़ा संकट है, संकट का बीज बोया जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल से जन्माष्टमी की सबको हार्दिक बधाई देता हूं और उसके बाद आपको भी मुबारकबाद भाई। एक सिंपल सी लैंग्वेज में चलते हैं कि विद्वान, मुल्ला, मौलवी जो है उन्हें क्यों कहा जाता है, जो विद्वान होता है क्यों कहा जाता है कि उसके पास ज्ञान और शास्त्र होते हैं। मुझे ये समझ नहीं आया कि 11 साल के अंदर ही क्यों आवाज आई। 11 साल में देश की सत्ता इन युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दी। 11 साल के बाद, 12 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को तब डेमोग्राफी याद आई और उनके नेता और प्रवक्ता डाटा लेके आए। अभी इतना बड़ा डाटा आपके सामने दिखा दिया और हुसैन, अमर, सुनेब सब पे पेशेंट खड़ा कर दिया। और जब वोट पड़े आपके भारतवासियों के नाम से, जिससे आप जब जीते लगातार 2 बार, तो छाती चौड़ी करके जो 14 इंच की थी 54 इंच की दिखा दी। अरे तीसरी बार जीतने के बाद जब घटने की बात घटाने के लिए आप खड़े हो गए, फिर आप जीतने की बात कर रहे हो। तो डेमोग्रेसिव चेंज किसने करा? 2014 के बाद जो डेमोग्रेसिव चेंज हुआ उसके अंदर आपने देश के अंदर से कितने घुसपैठिए बाहर निकाले? प्रश्न ये उठना चाहिए था आपका। और भंडारी जी, आपको ये जवाब देना चाहिए था, क्योंकि पेशन ये यूपीए की सरकार के अंदर 82,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए निष्कासित हुए थे 2014, 2004 और 2014 में। और आपके टाइम के अंदर टर्नओवर के ऊपर मैं लिखूं 2004 से 2014 के बीच। हाँ जी, जो यूपीए की सरकार में 2004-2014 के करीब 82,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए को निष्कासित किया गया था। अब इसके बाद इनके डाटा में 2014 से 25 और 2014 से 18 में 1822, 23 में 24 और 211 बांग्लादेशी निष्कासित हुए। 2025 के अंदर सिर्फ 5,000। ये इनका पोर्टल में है, मेरे पोर्टल में नहीं है। मैंने इन्हीं से रिसर्च करके लाया, क्योंकि मुकाबला जब इनसे करना पड़ेगा तो इन्हीं की तरह झूठे दस्तावेज नहीं लाने पड़ेंगे, सच लाने पड़ेंगे जो सरकार के पास है। क्योंकि झूठे लोग जब देश के अंदर खड़े हों और अपने ही देश के नागरिक को ये पूछे कि नागरिक नहीं है, तो प्रश्न उस पर खड़ा होता है। मैं अपने देश के अंदर अपने प्रधानमंत्री के अधीन हूं और मैं सुरक्षित हूं, चाहे मेरा कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो। तो प्रधानमंत्री अगर 80-20 की राजनीति आरएसएस की कह के करने लगेंगे, तो कल कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, वो अपने धर्म की करेगा। फिर प्रश्न आप कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री का दायित्व क्या है? संविधान के तहत रहना और संविधान के तहत देश के नागरिकों की रक्षा करना। ठीक है, आंकड़े कुछ छिपाए आपने, ये जो आंकड़े बताए अभी। ओपन चैलेंज देना चाहता हूं। इन्होंने एक आंकड़ा नहीं कोट किया। एक आंकड़ा अगर मैंने झूठा कोट किया हो, मैं शो पे अपोलोजाइज करूंगा। उन्होंने एक आंकड़ा नहीं कोट करा है, इससे समझ में आता है एक आंकड़ा जो आपने बताया नहीं उसको कोट किया उन्होंने। नहीं, कौन सा? 2005 से लेकर 2000 लेके आए थे। किसने एनआरसी का विरोध किया था? जब हम सीए लेके आए थे, इन्होंने बोला था मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। आप सब युवा है, एक मुसलमान की नागरिकता गई सीए लाने से? आप भी, मैं पूछना था हुसैन जी, क्या किसी मुसलमान की नागरिकता गई? क्या इन्होंने देश के सामने माफी मांगा? मुसलमानों को घुसपैठिए के साथ ये क्यों जोड़ रहे हैं? हम जब घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, ये मुसलमानों किस तरीके से समझते हैं? अब मैं बताता हूं। नहीं, एक सेकंड हुसैन जी, संविधान के पहले 3 अक्षर क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर हम भारत के निवासियों की बात करें तो इसमें हिंदू मुसलमान क्यों देख रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 3 अक्षर है कि भारत का हक भारत के निवासियों को मिलना चाहिए। 70 साल तो आर्टिकल 370 नहीं हटा था, तो हमने बात नहीं करेंगे। जो देश की मूल समस्या, उसकी बात हमेशा करी जाएगी, उसका निवारण भी निकाला जाएगा। 2014 में सबसे ज्यादा बांग्लादेश घुसपैठियों के ऊपर बीजेपी ने नारे लगाए थे। कितने भेजे आपने? बता देता हूं। 2014 से आज तक वो आंकड़ा आपने बता दिया। आंकड़ा मैंने बता दिया। अब जरा प्रश्न नहीं, छोटा सत्यप्रकाश जी है, हम एनआरसी लाएंगे, समर्थन करेंगे। हम एनआरसी लाएंगे, समर्थन करेंगे। इनसे तो ये हिंदुस्तान है, ये झूठों का हिंदुस्तान नहीं है। एनआरसी पर आप उनके साथ हैं, चोरी से लेंगे, वोट भी चोरी से लेंगे और आपका अधिकार भी चोरी से लेंगे और गद्दी पे चोरी से बैठ जाएंगे। घुसपैठियों को हटाना कैसे भारतवासियों को अधिकार लेना हो गया? लेकिन सवाल यह है कि भंडारी साहब कितने हटाए गए, कितने हटा रहे हैं आप? वो आंकड़ा मेरे पास भी है। चलिए आता हूं आपके पास। अब जरा सत्यप्रकाश मिश्रा जी के पास चलते हैं। सत्यप्रकाश जी, आपके ठीक बराबर में शर्मा जी खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि वही 80-20 वाली बांटने वाली राजनीति है और बिहार में इससे कुछ मदद मिलेगी क्या आपको? आप बिहार पहुंच गए, 80-20 पहुंच गए, ये भी वही चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं।
अगर प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले के प्राचीर से कहा है एक बात कि भारत में घुसपैठ की समस्या डेमोग्राफी को बदल रही है और इसके लिए वो मिशन चाहते हैं, चूंकि राज्य के अलग अलग सरकारों को इस पे काम करना है, अगर वो नहीं काम करेंगे तो केंद्र सरकार इस पर काम करेगी कि जो भी घुसपैठी है, कोई रिफ्यूजी है इस देश में, तो राज्य सरकारें उसको कुछ बिहार में काम हुआ इस पर? राज्य सरकारें उसको जगह देती हैं, वो वहां उस पर रहते हैं। आपको याद है, नहीं पता नहीं मुझे, कश्मीर से भी जब लोग भगाए गए थे तो कुछ लोग बिहार में रहते थे। अफगानिस्तान से भी जब स्थिति वहां खराब हुई तो रिफ्यूजीज देश में रहते थे। तिब्बत के लोग भी रहते हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी कैसे रहते हैं आपको पता है जी। जब भारत की कोई ताकत या संस्था उसको किसी भी तरह से अपने आसपास बसाने लग जाए और उसको नागरिक बनाने लग जाए तो सवाल समस्या वहां से शुरू होता है। झारखंड के साहबगंज जिले से, पाकुड़ के एरिया से, जहां आदिवासी संप्रदाय की महिलाओं को जिंदा काट काट के फेंक दिया गया क्योंकि उसने उसके धर्म को स्वीकार करने से मना किया। ये मैं फैक्ट से बता रहा हूं और मैं भी दिखाऊंगा बीबीसी का रिपोर्ट क्या है उस पर। तो घुसपैठिया, अब इनके कान खड़े हुए, दो लोगों के कान तुरंत खड़े हुए। हाँ, क्यों खड़े हुए? ये घुसपैठियों के समर्थन में आखिर क्यों खड़े हैं, इसका जवाब देंगे आप। ये कोई सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, इस देश के नागरिक का सवाल है, उसके बनाम घुसपैठियों का सवाल है। आपने बहुत अच्छी बात कही शर्मा जी कि 11 साल से हमारी सरकार है, हम क्या कर रहे हैं। आपको बता दूं अब कि हम उसकी दिशा में काम कर रहे हैं और आपके कान रोज खड़े करेंगे इस बारे में, और आप बचाने निकलना घुसपैठियों को। आप आसाम के धुबरी सीट को देख लीजिए, क्या हुआ वहां। सारे डेटा उन्होंने दिए हैं प्रदीप भंडारी जी, मैं उस पर कूदना नहीं चाहता था। और आपका जो ये सवाल है, जो मंच है मोदी और मुसलमान, मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता। सवाल है इस देश का मुसलमान, इस देश का नागरिक है, और जो बाहरी है वो बाहरी है, उसको खदेड़ के भगाया जाएगा। ठीक है। उसको इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर उसके समर्थन में इस देश का कोई तबका, कोई पार्टी बड़ी चालाकी से खड़ी होती है तो उसका विरोध हमें करना पड़ेगा और आपको भी करना चाहिए। लेकिन बड़ी चालाकी से आप फोटो बांग्लादेशी मुसलमान की दिखाइए। एक मिनट सर, बड़ी चालाकी से अगर फोटो जो है बांग्लादेशी मुसलमान की दिखाई जाए और डराया जाए हिंदुस्तान के मुसलमान को, यह भी तो होता ही रहा है ना। ये गलत है। अगर हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान को कोई डराता है, हम उसके साथ खड़े हैं, उस डर को हम पसरने नहीं देंगे। गलत है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, जो इस देश में जन्मा, जो इस देश का नागरिक है, वो नागरिक है, उसको बराबर। अनवर बादशाह साहब, ये घुसपैठियों को क्यों बचाना चाहते हैं भाई आप लोग? जो बाहर का उसे बाहर जाने दीजिए। हुसैन साहब, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले ज़रा सा सत्यप्रकाश जी हमारे दोस्त और हमारे दोस्त भाजपा के जो, लेकिन सिर्फ 90 सेकंड है आपके पास। मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण से ही ये सारी चीज़ें निकल के आई जी। मैं थोड़ी सी टिप्पणी उस भाषण के बारे में करना चाहूँगा। कल हम क्या मना रहे थे? स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे हम, जो हम परंपरागत तरीके से लाल किले से हर साल प्रधानमंत्री का संबोधन होता है देश के नाम। मुझे बड़ी मायूसी हुई, बड़ा निराशाजनक उनका भाषण था, ये संबोधन था। प्रधानमंत्री से कब मायूसी नहीं हुई थी, जरा पूछ लीजिए आज एक बार। फैसला हो ही जाए कि ये कब प्रधानमंत्री जी के समर्थन में खड़े हुए हैं। ये फैसला आज करा लीजिए हुसैन रिजवी साहब। ठीक है, हम तंग आ चुके हैं। 11 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके किसी नीति से खुद सोने का कंगन भी बना के पहना देने इनको, ये प्रधानमंत्री को थैंक यू नहीं बोलेंगे क्यों? इनको बस उन पर हमला करना है, इनको बस उनको धता बताना है उनकी नीतियों को। मैं चाहता हूं पाशा साहब, एक तारीफ के पुल बांध दीजिए। घड़ी पे नजर रखिए। क्षमा चाहता हूं, यही है, बोल गया। यही वो मानसिकता है कि माइनॉरिटीज को बोलने का हक नहीं। फिर वो नहीं, मैं कह रहा हूं ये वही मानसिकता है। माइनॉरिटीज को बोलने नहीं देती माइनॉरिटीज बोल रहा है तो इनको परेशानी हो रही है। माइनॉरिटीज की आवाज दबानी चाहिए। अदब से कहा, माइनॉरिटीज की आवाज दबाना चाहते हैं। अरे अदब से कहा, एक माइनॉरिटी यहाँ बोल रहा है। आप लोगों के बीच एक बहुत ही वरिष्ठ साथी वाजपेयी साहब अभी खड़े हुए, उनकी बारी आना बाकी है। मानसिकता का इजहार कर दिया। नहीं, मैंने तो क्षमा मांगा उनसे। पर अपनी मानसिकता का इजहार किया। मैंने क्षमा मांगा उनसे। अरे उन्होंने माफी मांग ली भाई, इंटरप्शन के लिए माफी मांग ली। क्षमा मांगा कई बार, माफ कर दीजिए। बड़े क्षमा चाहता हूं, मैं आपके बीच बोला, अब आप बोलिए। ये कहा, उसको स्वीकार नहीं कर बोलने रहे का आप। अधिकार आप ही को होना चाहिए, ठीक है, हमें तो नहीं होना चाहिए बोलने का अधिकार। नहीं बिल्कुल। अरे ये क्या बोल दिया आपने? जो भाषण हमारे प्रधानमंत्री ने दिया वो न सिर्फ निराशाजनक भाषण था, बल्कि ये
संविधान के विरुद्ध भी था। अरे बाप रे, ये पहला संवैधानिक सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, फिर आगे आप जवाब दे दीजिएगा। एक भंडारी साहब जरा लोकतांत्रिक सुन लीजिए क्या कहना एक चाह रहे हैं। लोकतांत्रिक शर्मा जी की उंगली उठ गई एक है। लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के मुखिया को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किस करना तरह की? चाहिए मतलब था, क्या उन्होंने ऐसा जिस तरह कह की दिया? भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। पहला तो ये बैठना तो आराम से रहिए। पहला तो ये कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल आरएसएस का की महिमा मंडन किया उन्होंने, ये हमारे संविधान के प्रिंसिपल के विरुद्ध है। आरएसएस वो संगठन है जो देशद्रोही काम के लिए 3 बार बैन हो चुकी है सरकार मैं के द्वारा। offense लूंगा इस बात मैं पे। आप बोलिएगा, आप नहीं, अपने मुझे आपने आप मौके बटन पर दीजिए। देखिए, यही है ना वो मानसिकता। 3 बार इस मुझे संगठन बटन को दीजिए। बैन किया जा चुका है। किसकी तरफ से? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल साहब ने किया था। गांधी जी की हत्या जब हुई थी, आरएसएस से जुड़े हुए गॉडसे ने हत्या की न्यूज़। थी गांधी जी की। फेक न्यूज़, उस पर कभी नहीं, फेक फेक न्यूज़ न्यूज़। सारी दुनिया जानती है। चलिए, गॉडसे कौन था मेरे को रिबट सारी देने में दुनिया जाना जानती पड़ेगा। है। गॉडसे की ट्रेनिंग किसने दी सारी दुनिया जानती पाशा साहब, है। डेमोग्राफी बैंड पे हो आइए। चुकी वो हाँ, ठीक है, डेमोग्राफी पे फिर आइए। एक बार इंदिरा गांधी जी के जमाने में, इमरजेंसी के पहले उस वक्त बैन की गई थी। फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के समय बैन की गई थी। किसने बैन किया था? तो मध्य अनवर प्रदेश पाशा- हाईकोर्ट ने नहीं, सुनिए, मैं बोलूंगा क्या सुनिए, मध्य प्रदेश सुनिए हाईकोर्ट भाई, ने आप- झूठ बोला आपकी या मध्य डेमोग्राफी- प्रदेश हाईकोर्ट आप गलत है जो- जिसने आप बोला जो कि आंकड़े 50 दिखा साल रहे तक थे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मैं- इंस्टीट्यूशन मैं को उन आंकड़ों- मौका नहीं दिया मैं आरएसएस उन के अंदर आने आंकड़ों का। नहीं, के आप खिलाफ- जैसे आपने झूठे देशद्रोही, आंकड़े पेश किए। आप जैसे लोग आपने जो झूठे आंकड़े तालिबान पेश किए। और इसको बैक करते हो और झूठे आरएसएस आंकड़े जैसी मैंने संगठन को नहीं कर पेश कर सकते। दिया। मैं झूठे आंकड़े- आप अगर मुद्दे को डाइवर्ट ये करना है देश चाहते की हो दशा। तो सुनो, ये मैं देश की बता- दशा है। नहीं, आपकी ये भाषा कहते ये हैं है कि आप मुसलमान- कोर्ट के ऑर्डर मुसलमान के के खिलाफ जा खिलाफ रहे नहीं हो। है। नहीं अनवर सम्मान कर पाशा के सकते आपके खिलाफ झूठ है कम है। अनवर नहीं पाशा सम्मान के कर खिलाफ सकते है। यहाँ आपके किसी झूठ का कम है। बटन नहीं दबाया जाता, इसीलिए मैं आप लोग की आवाज खुली। अरे ATM कार्ड से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पाशा वो साहब, भी डेमोग्राफी माइनॉरिटी है, वो भी शो एक एंकर मिनट, कर रहा है। ये स्थिति है देश की। डेमोग्राफी पे 30 सेकंड में अपनी बात ये रखी, पर मुझे स्थिति है वाजपेयी देश साहब से- की। ये स्थिति इस तरह की देश की बना रखी इन्होंने, ठीक है। जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 0 से भी कम बल्कि निगेटिव रोल था जिस ऑर्गेनाइजेशन का। उस ऑर्गेनाइजेशन की महिमा मंडन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सर डेमोग्राफी पे आइए ना मुझे सर। लग रहा था कि ये प्रधानमंत्री नागपुर में आरएसएस के 100 साल के पूरे होने पर भाषण दे रहे हैं नागपुर में। मुझे ये अफसोस इस बात का है सत्यप्रकाश जी, इस बात पर मुझे अफसोस है। आइए डेमोग्राफी पे आइए। डेमोग्राफी की बात ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। इकबाल ने कहा था इस देश के बारे में, इकबाल ने ये कहा था, सुन लीजिए आप, सवाल कीजिएगा, नंबर आपका आएगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना आपको? एक पार्टिकुलर मानसिकता वाले लोग आके बैठे हुए हैं ना। अब क्या तरीका है जनता तक को गाली था, बक रही है। हो गया। इकबाल ने कहा था भारत के बारे में कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारत की जो डेमोग्राफी है ठीक ये है। कभी बदली थी, ठीक ये है। कभी बदलेगी। वाजपेयी भारत के साहब- तमाम निवासी अपने मुझे 10 अपने रूप सेकंड का रिपोर्ट से दीजिए। इस प्लीज देश भंडारी को- साहब, वाजपेयी साहब बड़ी इस बड़ी देर से देश खड़े हैं, को- एक बार उनको इनने डिबेट में ला सम के ऊपर देश कहा को था। कंट्रीब्यूट डिबेट में कर लाने रहे दीजिए, हैं, प्लीज, इस बहुत देश सीनियर को हमारे- निर्माण कर रहे हैं, इस देश को प्रेम करते हैं, इस राष्ट्र से रो सबको रो प्रेम के है, 4.5 चाहे मिनट हिंदू तक हो, ये बोले, मुसलमान रो हो, रो के विक्टिम या- कार्ड खेल खेल के आपको- 4.5 मिनट तक बोले, यही दिक्कत है। भंडारी साहब, हो गया। चाहिए सब कुछ, आपको रोना बर्दाश्त उसके नहीं बाद है। भी वाजपेयी है। साहब आपको बर्दाश्त एक नहीं है। मिनट, भाषा साहब हो गया। डेमोग्राफी- वाजपेयी साहब जरा देखिए, प्रधानमंत्री डेमोग्राफी अगर की ये इतनी बड़ी बात करें, कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी बुद्धिस्टों की साजिश हो रही डेमोग्राफी पे बात है कीजिए। देश की। पाशा बुद्धिस्ट साहब, क्यों विलुप्त हो गए भारत से? पाशा पूरी साहब, दुनिया में बुद्धिस्ट छाए हुए हैं। ठीक है। जिस देश में बुद्धिज्म पैदा वाजपेयी हुआ साहब, किसने वहां तोड़ी थी बुद्धिस्टों को वाजपेयी मार साहब, दिया, बुद्धिस्ट मॉस्क? सफाया कर दिया अफगानिस्तान में किसने उस तोड़ी थी डेमोग्राफी सबसे की बड़ी बात बुद्धिस्ट कीजिए। मॉस्क? आप अफगानिस्तान में डेमोग्राफी की बात किसने तोड़ी थी? करते बुद्धिस्टों को मिटा दिया बुद्धिस्टों की मॉनेस्ट्री भाई मियान में किसने भारत तोड़ी की थी? धरती नाम से बताओ, बुद्धिस्टों को मिटा दिया नाम आपने। बताओ किसने तोड़ी? और अरे जब तालिबान की ने बात तोड़ी थी, कीजिए। आइए रहने दीजिए। चाइना वाजपेयी में, साहब ये कोरिया बताइए, में, पूरे देश, प्रधानमंत्री पूरी अगर दुनिया में बराबर इतना है। मामला गंभीर है कि भारत से खत्म कर दिया प्रधानमंत्री जश्न आजादी के मौके पर लाल किले से इस बात को रख रहे हैं, तो सवाल तो उनसे ही पूछा जाएगा कि भाई आप इतने वक्त से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पूरा देश आपके हवाले है, इतना मामला गंभीर कैसे हो गया? देखिए, प्रधानमंत्री का जो भाषण था कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, उन्होंने भारत की स्थिति बनाई, भारत का टारगेट फिक्स किया, भारत का विजन क्या है, कैसे हम कम्पीट करेंगे विश्व में, ये सारी बातें रखी और उसमें चिंताएं भी रखी कि हमको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, ये बात भी उन्होंने कही। बिल्कुल, बिल्कुल। सेल्फ रिलायंस होना है, ये बात भी उन्होंने कही। और उन्होंने साथ साथ ये बात कही कि डेमोग्राफी की एक बड़ी भारी चिंता है। पहले तो समझ लें डेमोग्राफी का मतलब क्या है। डेमोग्राफी का अगर हिंदी में मतलब समझेंगे तो जनसांख्यिकी है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। घुसपैठ की प्रॉब्लम है।
अगर कोई बाहर देश का नागरिक आके यहाँ घुसपैठ करके आता है, इलीगल इमिग्रेशन करके आता है, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो लोग और पूछते हैं ना चिंता कि का विषय illegal क्यों है? immigration कैसे हो जाता है? चिंता का विषय क्या है? हम आपके साथ हैं, अरे- निकालिए उनको। नहीं, 11 वर्षों में कितने लोगों को निकाला अभी और क्यों घुसे वो? अरे सेकंड नहीं सुनो बोलने तो दिया। भैया, आप ये निशानी को असलियत है। सुनिए। ये बॉर्डर पे अरे वाजपेयी साहब, घुसपैठियों को बोलने रोकने दीजिए, की जिम्मेदारी बड़ा किसकी है? मुश्किल है। आप हैं केंद्र सरकार में, पाशा साहब, बॉर्डर पे मानसिकता कौन बदल- रोकेगा? हाँ, कौन ठीक है। रोकेगा? नहीं, ये आप minority मौका के नाम पे मिलेगा। कर्म कांड खेल रहे सफलता थे। स्वीकार की पाशा दिक्कत साहब, है आपको क्या? आप मौका मिलेगा। असफल हुए रोकने में देखिए, घुसपैठ को? हाँ, अगर वाजपेयी घुसपैठ इसी तरीके से जारी रहेगी तो हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। किस तरीके हमारे से जारी यूथ रहेगी? को जी किस तरीके से जारी रहेगी? ठीक है, हाँ, आज ये मैं घुसपैठ समर्थन की करता हूं। प्रॉब्लम है। देखिए, उसीलिए सरकार काम कर रही, फेंसिंग कर रही है सारे बॉर्डर। हाँ। बॉर्डर फेंसिंग की है, एनआरसी लाने कितनी की हो चुकी कोशिश है, की, कितनी बाकी है? एनआरसी लाने की कोशिश की, CAA लेके आए। ये सब स्टेप्स हैं, स्टेप्स आर बीइंग टेकन अवे बाय दिस CAA तो गवर्नमेंट। घुसपैठियों बट को होता लाने की क्या है? तैयारी है। एक सेकंड, CAA तो क्या होगा? घुसपैठियों को भारत लाने की बात क्या हुआ? अभी तो मिश्रा जी को आप भाषण दे रहे हैं। वाजपेयी साहब की बात पूरी हो जाए। हम फिर ये मैं कह आपको- रहे हैं हाँ। कि घुसपैठियों को मुसलमानों से लिंक करके नहीं देखना है। बिल्कुल नहीं देखने, बिल्कुल। और पॉपुलेशन इंक्रीज, ये दूसरी समस्या है भाई कि आप भारत की पॉपुलेशन पॉपुलेशन देखना पड़ जाता है, क्या करें? नहीं, भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये भी एक है। घुसपैठ एक अलग प्रॉब्लम है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है डे बाई डे, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो प्रधानमंत्री का ध्यान उस तरह आकर्षित किया है। और अगर प्रधानमंत्री मिशन मोड पे काम करना चाहते हैं, क्यों अपोज करेंगे आप? क्यों मुसलमानों से उसको लिंक करके देखेंगे? ये कहां की राजनीति आप कर रहे हैं? देश को सुधारना है, SIR चल रहा है बिहार में, उसको आप अपोज करे जा रहे हैं, उसको बार बार अपोज कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता सुप्रीम का कोर्ट अधिकार बैठा हुआ है, मारेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, चेक कर रहा है सारी सेंध चीज़। मारेंगे जनता के, गरीब जनता ठीक के है। वोट को चलिए, चोराएंगे भंडारी साहब, अगर, आप- तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। बहुत कम शब्दों में। हाँ। इन्होंने अपना माइनॉरिटी कार्ड खेला था। मैं अब देखेंगे कि कितना बीच में शांत रहते हैं। इन्होंने इकबाल की बात करी। वही इकबाल ने 1930 में पार्टीशन की बात करी थी, जिसको ये मसीहा बना रहे हैं, जिसकी वजह से देश जो है 2 हिस्सों के अंदर बटा था। ये इनकी असली स्थिति और ये इनकी तुष्टि है। अरे 10 मिनट में उचकना चालू हो गए पॉपकॉर्न जैसे, 10 सेकंड में उचकना चालू हो गए पॉपकॉर्न जैसे। ये मुझे 3 मिनट का लेक्चर दे रहे थे। अब मैं आ जाता हूं, अब मैं बता रहा हूं। इन्होंने सम की बात करी और RSS की बात करी। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप सभी युवा हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वर्डिक्ट देखिए और उन्हें कहा इंटरनेशनली सबसे ज्यादा स्वयंसेवी और राष्ट्र के लिए पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रही है RSS है। इसीलिए हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी अधिकार होना चाहिए कि RSS के अंदर जाए। इनकी पीड़ा यही है क्योंकि वो समाज को एकजुट करने की बात करती है। अब आपने मुझसे पूछा कि कितनी फेंसिंग हुई। 2216 किलोमीटर बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं, जिसमें से 1653 किलोमीटर हम ऑलरेडी फेंस कर चुके हैं। अब हुसैन जी, हमने 10 खत लिखे 450 किलोमीटर फेंस करने के लिए बंगाल की सरकार को कि जमीन दो, जमीन दो, जमीन दो। अभी तक ये ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कहा है, बंगाल की सरकार क्यों नहीं जमीन दे रही है 450 किलोमीटर को फेंस करने के लिए? क्यों? क्योंकि वो घुसपैठियों को लाना चाहती है, अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। इसीलिए बंगाल के अंदर आबादी जो है वो हिंदुओं की कम होती जा रही है। ठीक है, बात कंप्लीट हो गई। जमीन शर्मा जी, सरकार के अधीन ठीक है, होती है। शर्मा जी, नहीं, कई जमीन जो है शर्मा जी, राज्यों को देखिए, देनी है। भंडारी साहब, आज बात का पूरी। मुद्दा आपके हाथ में है। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा, उसकी आप जवाब देना। देश की सुरक्षा एजेंसी किसके हाथ में बेटा? अब किसके यहाँ हाथ की में? पब्लिक पूरा देश देख रहा सरकार है के आपको। हाथ में। हाँ, सारा सरकार के हाथ। तंत्र प्रशासन किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। और 2014 में कौन से देश के प्रधानमंत्री आए हैं? नरेंद्र मोदी, सबसे ताकतवर। हम नहीं कहते, ये कहते हैं। देश भी नहीं कहता, विदेश भी नहीं कहता। अरे तुम होते तो अरे पॉपकॉर्न नहीं, पॉपकॉर्न नहीं, पॉपकॉर्न नहीं, पॉपकॉर्न बनने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी है, तभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कांग्रेसी होते तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते। पॉपकॉर्न सुन नहीं। लीजिए, सुन लीजिए। 2000 साल तक मुगल शासक करके गए हिंदुस्तान के अंदर। माइनॉरिटी बढ़ी नहीं, हिंदुस्तान की तादाद हिंदुओं की बढ़ी। 2000 साल तक। कब मेजोरिटी का डर कैसी पैदा हुआ? बात कर रहे हैं? फिर मुगलों ने हिंदुओं को चुन चुन के मारा, ये क्या बात कर रहे हैं? अरे आप भंडारी क्या जी, मुगलों ने हमें हिंदुओं पता को है नहीं मारा आपको था? दर्द लग रहा क्या है। औरंगजेब ने हिंदुओं को आपको कातिल दर्द हो नहीं किया रहा था? है। नहीं, क्या आपको बात कर रहे हैं? भंडारी जी, बोला, मुगलों ने कैसी बात कितने कर रहे हैं? हिंदुओं को मारा है? हाई कोर्ट के लिए हम नहीं बोल रहे, आपको औरंगजेब पता ने दर्द हो रहा है। काशी विश्वनाथ अरे मंदिर को मैं क्या अकेले ही बोला? तुम्हारे लिए बहुत कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अकेले ही काशी विश्वनाथ मंदिर बीच को में मत किसने बोलो। अरे भंडारी ओपन जी, की तरह मत नहीं, उछलो। देखिए भंडारी जी, मुगलों ने वो कितने political हिंदुओं को थोड़ा है, मारा, मैं किसी और political दिन बात हूं। कर नहीं, तो लेंगे। ये कह रहे हिंदुओं को मारा ही नहीं है। चलिए, ये बोले हिंदुओं की आबादी मैंने बढ़ गई कब मुगलों कहा? के अंदर। मैंने कब कहा हिंदुओं को नहीं मारा? आपने बोला है, अरे मेरे को हिंदुओं की बोलने तो आबादी बढ़ी दीजिए, है। बोलने तो दीजिए। झूठ मत बोलिए, इतनी जल्दी हिंदुओं गर्म के मत क्राइम होइए। को व्हाइट वॉश मत करिए। देखिए, मैं एक राय देता हूं, डिबेट में तो जल्दी गर्म मत होना, आराम से सुनना, फायदे में रहोगे। होगा। हमारे फायदे अरे क्या अगर है? हम गर्म नहीं हुए ना तो आपके जैसे लोगों ने अरे आप अपने जैसे टेरर गर्म नहीं बात होते,
बेशरम हम जैसे होते हैं जिनके दिल में हिंदुस्तान की बात कर रहे हो। जो लोग प्लीज तिरंगे की इज्जत ना करते उन्हें देश के ऊपर अरे आप क्या तिरंगे की इज्जत करोगे? आप तो पाकिस्तान के झंडे की इज्जत करते हो, पाकिस्तान के झंडे की इज्जत करते हो। राहुल गांधी पाकिस्तान का पोस्टर बॉय, हमें बात करते हो तिरंगे की बात करने वाले। तिरंगा लहराया नहीं जाता, रिमोट कंट्रोल से खरगे तिरंगा लहराते हो, बात करते हैं। उनके खून के अंदर गर्मी हो ही नहीं सकती। अरे आप में तो खून के अंदर हिंदुस्तान का डीएनए है कि नहीं है? आपकी बात का जवाब दे दीजिए, मुझे मेरी बात का जवाब देने दीजिए। शर्मा जी, अब मेरी बात का जवाब देने दीजिए। खून की बात कर रहे हैं। मेरी बात का जवाब देने दीजिए। हाँ। अब प्रश्न क्या खड़ा होता है? ये किसने आज बहस छेड़ी? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, मेरे प्रधानमंत्री ने। अब इतनी बड़ी प्रधानमंत्री की टीम, इतने बड़े थिंक टैंकर, 3 तो यहां भी हैं, उसके बाद कोई ये नहीं बता रहा कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का जो चीज है वो चेंज कहां से हुई। डाटा कौन से लेके आ रहा है? वही पुराने। अरे मैं पेशेंट देश ये पूछ रहा है कि 2014 से लेके 2025 में जब आपकी देश की जनता ने आपको सरकार दी, वो बता देंगे, तो उसके बाद उस डेमोक्रेसी चेंज के अंदर जो चेंज हुआ वो आप इन बच्चों को बताओ, देश को बताओ। लेकिन डर किस बात से? डर आपको कांग्रेस और राहुल गांधी से है, क्योंकि आपको सत्ता के जाने का डर है। क्योंकि वोट चोरी को सत्ता की चोरी जो आपने करी, उसके लिए आपको जवाब देना। चोरी कर दी तभी इसका राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी को घुसपैठिया नहीं बोला हमने। अच्छा सत्यप्रकाश जी, जेले में फर्क है। हो गया, मैं शर्मा भी जी कह कंप्लीट सकता हो हूं, गया। एक बहुत सारा गोधरा वाले कांड नहीं कह रहा ना, क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री है। नहीं, वो ये आपकी सभ्यता है चुना कि आप है। विपक्ष के नेता को कुछ भी कह देते हो। सत्यप्रकाश जी, सभ्यता नहीं है वो। मैं कह रहा हूं मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, भले कैसे भी हैं। मैं विपक्ष हो गया शर्मा प्रधानमंत्री। जी, शर्मा जी कंप्लीट हो गया। सत्यप्रकाश जी जरा ये बताइए कि क्या एसआईआर के जरिए भी घुसपैठियों की पहचान हो रही है? मैं एक लाइन कहना चाहता हूं। मैं प्लीज। विपक्ष के नेता का बड़ा सम्मान करता हूं। मुझे बहुत दुख हुआ जब वो कल सम्मान करने के लिए लाल किले पर तिरंगे के झंडे तोलन कार्यक्रम में शामिल नहीं। ये तो हमारे विपक्ष के नेता है, तो चलिए उनको प्रणाम सम्मान। देखिए एसआईआर से इसका लेना देना नहीं है। एसआईआर एक अलग प्रक्रिया है जिसमें वोटर आईडी जितने लिस्ट है उसको करेक्शन करने का एक तौर तरीका है। प्रधानमंत्री महोदय ने इसको व्यापक संदर्भ में कहा है कि एक डेमोग्राफी जो बदल रहा है घुसपैठिए की समस्या के कारण, उसके लिए एक मिशन वो चाहते हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति है? विपक्ष के किसी भी पार्टी को क्या आपत्ति है? वो पूरा रोल मॉडल आएगा, उसका एक मिशन बनेगा, तो आपको पता चलेगा कि अगर विभिन्न राज्यों में या किसी खास एक राज्यों में डेमोग्राफी से वहां की जो भी स्थिति बदल रही है तो उसको नियंत्रित करने में अगर उन्होंने एक मिशन की बात जरूरत बताई है, इन लोग के पेट में अचानक दर्द हो गया। एसआईआर पे इनको दर्द हो रहा है। पूरे मामले में डेमोग्राफी वाले मामले में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कहते हैं शर्मा थोड़ा साथ हैं, लेकिन आप देश के एक वर्ग के ऊपर नहीं, ये आप बंदूक उधर घुमा रहे हैं। अरे गड़बड़, यही तो हम बोल रहे हैं। कोई डाटा क्यों नहीं है? यही तो बोल रहे थे हम आपको। शर्मा जी, आप बंदूक उधर घुमा रहे हैं। और जब हम संविधान की कॉपी लेकर जनता के पास जाते हैं तो कहते हैं हमने कहा नहीं। हुसैन साहब, दिक्कत क्या है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो भी योजनाएं लाई किसी भी कल्याणकारी के लिए, ये बंदूक घुमा देते मुसलमानों की। 465 योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने जितना लाभ पहुंचा उतना इनकी सरकार में कभी नहीं पहुंचा। ठीक है वाजपेयी साहब, क्या ये घुसपैठ वाले मामले में सरकार से कुछ चूक हुई क्या? कहीं कैसे लोग इतने चूक नहीं कहेंगे इसको, प्रयास जारी है, लगातार प्रयास जारी है। और उसको लोग कह रहे होते हैं ना कि भाई बॉर्डर पे बीएसएफ लगी हुई है, फिर कैसे लगी है? तो ये देखिए ना, बॉर्डर पे पकड़ती भी है बीएसएफ। 7 फरवरी 2025 की घटना है, गोलियां भी चलती हैं। बता लेंगे। देखिए एक सेकंड, देखिए हम लोग तो 11 साल से आए ना। बॉर्डर, पूरा इंडिया का बॉर्डर कितने हजारों किलोमीटर में खुला पड़ा हुआ था। वो एंटोनी साहब थे, इनके डिफेंस मिनिस्टर थे बाकायदा, तो उन्होंने बयान दिया था इस में कि वो रहने दो, ऐसे ही खाली पड़ा रहने दो, चाइना वाला बॉर्डर वगैरह जो है, कुछ नहीं होगा वहां, चिंता मत करिए। हम लोगों ने ये नहीं किया, हम लोगों ने आके काम शुरू कर दिया जमीन पे, और उसी का नतीजा है कि घुसपैठ बहुत हद तक रुका भी है। लेकिन उसके बाद नहीं पता। आई एम सॉरी, नॉट फेयर, नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट द वे ऑफ द, आई एम सॉरी हुसैन जी, ये ऑफ द ऑन रिकॉर्ड नहीं, दिस इज नॉट फेयर। आधा लद्दाख किसने चाइना को दिया? आप बताइए कैसे, क्या प्रूफ है आपके? अरे किसके एजेंट हो यार? पाकिस्तान के एजेंट हो क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा।
मैं जो कहूँगा वो कह रहा आधा हूँ। लद्दाख कैसे चाइना के पास गया, जरा बताइए। कांग्रेस ने सड़सठ चाइना क्यों आगे बढ़ गया? जमीन चाइना को दी, ये ऑन रिकॉर्ड है, चले ये ऑन रिकॉर्ड उसको दे दिया। है। मैं आप कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। कुछ भी बोल लीजिए। चलिए अब जरा कुछ सवाल, यहाँ जो ऑडियंस बैठी वो भी आपसे जानना चाहती है सवालों के जवाब। सिर्फ एक मेरा नाम जल्दी से बताइए और छोटा सा सवाल, एक मिनट से बच्चों के सवाल ले लीजिए। एक सेंटेंस कहना चाहता अच्छा, हूं। प्लीज, एक मिनट। जो इन्होंने डेटा अभी दिया वो फेक इसलिए है कि 2011 के बाद से आज तक सेंसस नहीं करा पाई भैया, सरकार। 11 के ही बता रहा हूं, सेंसस स्थिति में। नहीं करा ठीक है, पाई। ठीक है। क्या है, लेटेस्ट नहीं है, डेटा कौन सा लेटेस्ट दिक्कत नहीं है। अरे 2011 के बाद 11 की 21 में सेंसस 11 की होना स्थिति चाहिए है। था। अभी होने वाला है 21 में 11 सेंसस होना चाहिए था, आज तक नहीं करा पाई। कुछ भी बोल रहे हैं। क्यों ये सेंसस कर रही है सरकार? ये बच्चे आपसे कुछ केंद्र पूछना सरकार चाहते हैं। सेंसस कराने से क्यों डर रही है? जी नमस्कार। जैसे कि हमारे पीएम ने भी लाल किला पे बात की कि डेमोग्राफी के ऊपर, तो रिसेंटली एक वीडियो भी सामने आई थी जहां पे कुछ मुस्लिम्स इलीगल प्लेस में रह रहे थे, और जब उनसे पूछा गया टीएफआर का, तो उन्होंने बोला कि उनको पॉपुलेशन की कोई भी वो समझ नहीं नहीं है, है, कोई भी वो नहीं है उनके लिए, चाहे सवाल क्या है 4 इसमें? 5 ये सारे। तो अगर कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है तो डेमोग्राफी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। और दूसरी चीज, जब पहलगाम अटैक हुआ था, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की पूरी यूनिटी है, लेकिन जब उन्होंने अटैक किया था तो उन्होंने यही पूछ के मारा था कि आप हिंदू हो बच्चे, या आप इसमें मुस्लिम सवाल हो। क्या है आपका? सवाल तो बताइए। मैं डेमोग्राफी के बारे में बता रही हूँ, जैसे कि नहीं हमारे बताइए, नहीं PM सवाल पूछिए आप। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं आपके सामने। मैं बस सपोर्ट में बात कर रही हूँ चलिए कि जो हमारे पीएम ने बोला है। चलिए जल्दी से नाम बताइए, सवाल सर पूछिए। हम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, पर हम कभी एसएससी स्कैम के बारे में जो अभी हुआ है उसके बारे में हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं चलिए बात ठीक है, एक पीछे से ले लीजिए और जरा सा। जैसे सर आपने भी बोला था कि 11 साल पहले की, मतलब आपने बोला था कि बॉर्डर पे अभी इन्होंने लगाना शुरू किया है, मतलब 11 साल पहले से ऐसा नहीं था कि जैसे घुसपैठिए अभी आ रहे हैं। तो सर ये 11 साल में ही क्यों, मतलब मेरा सवाल ये है कि आपने ये सवाल पूछा था कि 11 साल में इनको याद आया ये चीज़, तो सर जो 11 साल से पहले वाली जो पार्टी थी उनको क्यों नहीं आया चीज़ याद? ठीक है, ठीक है। शर्मा जी बताइए भाई, पहले आप लोग फेंसिंग क्यों नहीं करा रहे थे? मैं जवाब दे दूं? हाँ। देखिए बिल्कुल एक सेकंड। आपका प्रश्न वाजिब है और जवाब देने हमको जवाब बनता भी है। देखिए प्रश्न क्या है कि 11 साल पहले जो प्रश्न खड़े किए गए आपके सामने, उस समय का हिंदुस्तान की ग्रोथ और आज के हिंदुस्तान की ग्रोथ को आप मिलाओगे तो उस समय के आपका जो युवा था वो रोजगार में था। उस समय का एमएसएमई जो व्यापारी था वो व्यापार करता था, उसमें जीएसटी की मार नहीं पड़ती थी, जिसका यू टर्न अभी सरकार को लेना पड़ रहा है। देखिए वैसे सवाल तो हुकूमत से पूछा जाना चाहिए। जल्दी आइए। मेरा बीजेपी से सवाल है कि आप डेमोग्राफी की बात करते हैं तो अयोध्या में तो 10% भी मुसलमान नहीं है, वो सीट क्यों हार गए? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए आप। जवाब दे दूं मैं? खत्म हो रहा। डेमोग्राफी की बात कोई चुनाव के हार और जीत से संबंध नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भारत के निवासी हैं, अगर आज मुझे सरकार, अगर हुसैन जी, मैं भारत के हुसैन की बात करूंगा कि बांग्लादेशी हुसैन की बात करूंगा? मैं भारत के हुसैन की बात करूंगा। ये हमेशा भारत के मुसलमानों का अपमान करते हैं जब भी हम भारतीयों की बात करते हैं। आपको चुनना है, दुनिया का कौन सा मुल्क है जो अपनी बात नहीं करता और घुसपैठियों की बात करता है? इनको करना है। और ओपन चैलेंज हुसैन जी, इनसे क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वाड्रा फैमिली का स्टेटमेंट बता है। देश में अगर घुसपैठिए हैं तो उनको बाहर निकाला जाना चाहिए और एक भी घुसपैठिया देश के अंदर ना घुस पाए, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहां पर चर्चा में शामिल होने के लिए। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री के भाषण में डेमोग्राफी का इस्तेमाल एक राजनीतिक रणनीति सी लगती है, जहां मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदू एकता की बात की जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी धर्म का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीमावर्ती इलाकों का मुस्लिम बाहुल होना कुछ वैसा ही इशारा देता है। वैसे ही बिहार में घुसपैठियों को लेकर काफी हंगामा बरपा है और कल चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उम्मीद है कि बहुत से सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे, लेकिन उम्मीदें और भी हैं। रोशनी की उम्मीद, ताजी हवा की उम्मीद नहीं है मेरे मुकद्दर में, रोशनी ना सही, ये खिड़की खोलो जरा सुबह की हवा तो लगे। बहुत बहुत शुक्रिया।